टाइम हमने टॉपिक क्या शुरू किया, बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी में भी हमने शुरू किया वो जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में मैं फिर से थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। हम लोग करते क्या है, हम लोग एक ऑर्गेनिज्म से जीन निकालते हैं, उस जीन को फिर एक वेक्टर में डालते हैं ताकि उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाए, या फिर उसकी क्या होगा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाए जब हम होस्ट में डालें तो। अब किसी से जीन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनिज्म को तोड़ना पड़ता है और उस जीन को काट के बाहर निकालना पड़ता है। जो कटिंग है वो भी एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो सारा काम एंजाइम शुरू करते हैं। तभी जो पहला वीडियो था वो एंजाइम के ऊपर फोकस था। उस एंजाइम में जो सबसे अहम रोल प्ले करता है वो एंजाइम है रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है सबसे अहम रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या एंजाइम के नाम बोले थे, सबसे पहले मैंने बोला था एक्सोन्यूक्लियस, तो एक्सोन्यूक्लियस बाहर से कटिंग करता था। एंडोन्यूक्लियस जो डीएनए के बीच में जाके कटिंग करेगा, और रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस जो एग्जैक्टली एक ऐसी जगह पे कट करेगा जहां पे हमें डिजायरेबल कट चाहिए। अब रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे उसे पता चलता है कि यहीं पे मैंने कट करना है और यहाँ पे कट नहीं करना है, किसने सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस को डिस्कवर किया, और हम लोग उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है कि ये वाला रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस का नाम ये होना चाहिए, ये वाला रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस का नाम कुछ और होना चाहिए, वो सारा हम आज इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने ये फोटो लगाई हुई है, ऑब्वियसली बात है कि ये मैंने खुद तो बनाई नहीं, मैंने नेट से उठाई हुई है। तो ये क्लियर कट क्या दिखा रहा है कि एक सीजर है जो डीएनए को बीच में से काट रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है हम डीएनए को सीजर के साथ तो काट नहीं सकते, तो हमारा जो सीजर है वो ये है रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। दैट इज व्हाई इसे हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर सीजर बोला जाता है रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को, क्योंकि यही है जो हमारी कैंची है, हमारी सीजर है। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर, जैसे मैंने अभी बोला, ये क्या है, ये प्रोटीन है। नेचुरली बात है एंजाइम जितने भी होते हैं वो प्रोटीन के होते हैं, एक्सेप्ट एक एंजाइम जिसे हम बोलते हैं राइबोजाइम। तो ये प्रोटीन के नेचर के हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं स्पेसिफिक शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए, जिसे हम रिस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं, या टारगेट सीक्वेंस बोलते हैं, या रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं। तो चाहे आप स्पेसिफिक सीक्वेंस बोलो, चाहे आप रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस बोलो, चाहे आप टारगेट सीक्वेंस बोलो, चाहे रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलो, ये सबके नाम सेम है। ये क्या कहता है, कहता है कि ये वो वाला एंजाइम है जो स्पेसिफिक साइट के ऊपर जाके एक्ट करता है कि यहाँ पे मैंने इसे कटिंग करनी है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कहते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब वो वाली टेक्नोलॉजी जहां पे हम जेनेटिक मटेरियल को रिकंबाइन करते हैं, है ना। मैंने लास्ट लेक्चर में भी यही बोला था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अल्टरनेट नेम मैंने बताए थे कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, या डीएनए मैनिपुलेशन है, या डीएनए मॉडिफिकेशन है, ये सारे इसके अल्टरनेट नेम है। तो कहता है ये टेक्नोलॉजी चल ही नहीं सकती अगर रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम नहीं होगा। मतलब सोचो कि मुझे लगता है कि ये एक जीन है, लेट्स से ये वाला, तो ये एक जीन है जिसे मैंने इधर से इधर तक दिखाया हुआ है, ये मुझे चाहिए। तो अगर मैं इसे काट के बाहर निकाल ही ना सकूं तो ये मेरे किस काम का, है ना। तो इसे काटने के लिए सिर्फ इसे काटना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए इसके आसपास। तो इसे काटने के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम होगा, और उस पर्टिकुलर एंजाइम का नाम होगा रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को सबसे पहले जो आइसोलेट किया था, ये याद रखना, ये नीट में एक बार क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो अर्बन नाथन और हैमिल्टन स्मिथ 1970 में इसने सबसे पहले ये एंजाइम डिस्कवर किया था, इवन आइसोलेट किया था, और इसी के बेस के ऊपर इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है 1977। और कहां से डिस्कवर किया हुआ था, हीमोफिलस पैरा इन्फ्लूजा। तो हीमोफिलस पैरा इन्फ्लूजा जो है इसके ऊपर इसने ये पहली बार एंजाइम निकाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज में देखो मैंने ये एंजाइम दिखाया हुआ है हीम
3 रोमन में लिखा है। इसका नाम क्यों डाला HIM3 ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे इतना सा बताया कि इसे मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं और इसके बिना जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है या डीएनए मॉडिफिकेशन है वो कभी भी फिजिबल नहीं है। और नीड पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अल्टरनेट नेम, किसने इसे आइसोलेट किया और किस किस को नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ये यहाँ पे कवर किया हुआ है। अब रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है, वैसे तो बड़ी सारी टाइप्स हैं, जो मेनली हम फोकस करते हैं वो 3 टाइप है, 1, 2, 3। लेकिन इस टाइप को डिस्कस करने से पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू थोड़ा जरूरी है। देखो डीएनए आप सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है, और मेरे ख्याल से बॉटनी में भी है। अब जब डीएनए पढ़ते हो आपको पता है डीएनए के 2 एंड होते हैं, 5' एंड और 3' एंड। चूंकि ये डीएनए के स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं, तो 5' एंड के साथ वाला कौन सा होगा, 3' एंड, और 3' के साथ क्या होगा, 5' एंड। इसकी यूटिलिटी में बताऊंगा कि कहां पे यूज करना है। तो फिलहाल ये थोड़ा सा ओवरव्यू है। पर ये भी पता है कि डीएनए में क्या लगे होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, उसके नाम क्या होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो ये इनके नाम है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी वैलिडिटी क्या है। सबसे पहले टाइप 1, जो रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस टाइप 1 है, ये परफॉर्म करता है 2 फंक्शन। पहला तो रिस्ट्रिक्शन, मतलब काट देना। दूसरा करता है मॉडिफिकेशन, दैट इज मिथाइलेशन। मिथाइलेशन का मतलब होता है कि मिथाइल ग्रुप को अटैच कर देना, ठीक है। अब सोचो कि जीन है और जीन है ACTG, ये जीन है। अगर इस जीन को काट दूं वो तो चलेगा, लेकिन अगर इसके ऊपर मैं मिथाइल ग्रुप लगा दूं ना तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि जिस जीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लग जाए वो जीन कभी प्रोडक्ट नहीं बना सकता, उस जीन के ऊपर कोई चीज एक्टिव नहीं कर सकती, तो वो क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। इसका मतलब ये मेनली हमारे काम का रहता नहीं। दूसरा दे है रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ 4 to 8 बेस पेयर। कहता है कि पहले वाले की 15 बेस पेयर थी, मतलब रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है कि मैंने सीक्वेंस पढ़ी, ये वाली सीक्वेंस कहां पे है, तो पहले वाले की थी 15, इसकी है 4 से 8। तो वो मैं बताऊंगा कि सीक्वेंस कैसे डिटरमाइन करता है। और क्लीव करता है लेकिन अनमिथाइलेटेड साइड पे, ठीक है, मतलब ये मिथाइलेशन नहीं करवाता, बड़ा जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि मिथाइलेशन नहीं करवाएगा तो फंक्शनल जी हमारे लिए रहेगा। विदिन देयर रिकॉग्निशन सीक्वेंस यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हाईली यूज किया जाता है टाइप 2 टाइप जो होती है रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की। दैट टाइप 3 ये रिस्ट्रिक्शन भी करता है, फिर से मिथाइलेशन भी करता है। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड लीस्ट यूजेबल है, सबसे हाईली यूजेबल जो है वो टाइप 2 की है। अब देखो टाइप ऑफ डीएनए कट। जब भी एंजाइम डीएनए को कट करता है वो 2 टाइप के कट लगा सकता है। कैसा कट लगाएगा, जहां तो वो कट लगाएगा ब्लड का और जहां पे वो कट लगाएगा स्टिकी एंड का। मैं यहाँ पे लिखा हूं, मैनी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्लीव बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सिंपली एट द सेम पॉइंट विद इन द रिकॉग्निशन सीक्वेंस। एज ए रिजल्ट क्लीवेज जो होती है तो वहां पे ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस होते हैं। लेट्स से ये डीएनए, ठीक है, अगर मैं यहां पे कट लगा दूं और यहां पे कट लगा दूं, लेट्स से कट ही लगाया हुआ मैंने। अब ये जो स्ट्रैंड है ये क्या है, 2 स्ट्रैंड चल रहे हैं, इधर इधर से कट गए हुए हैं। अगर ये 2 स्ट्रैंड सेम लेंथ के है ना, तो मुझे किसी और डीएनए के साथ जोड़ने होंगे, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। कैसे मुश्किल होगा वो भी बताऊंगा। दूसरा आता है आपका जो स्टैगर्ड कट लगाते हैं, जिसे कोहेसिव और स्टिकी एंड कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये पहली सीक्वेंस है, यहाँ पे कट लगाया और सीधा सीधा प्लेन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो गया। ये दूसरी सीक्वेंस है जहां पे स्टैगर्ड है। सोचो एक डीएनए मेरे पास ऐसा और दूसरा डीएनए है मेरे पास ऐसा, तो अब मैं यहाँ पे इसे इजिली फिट कर सकता हूँ, है ना। मतलब ये कि ये जगह बनी हुई है इस डीएनए के साथ, ये डीएनए का दूसरा स्टैंड है नीचे की तरफ, है ना, इस तरीके से समझिए। ये नीचे का स्टैंड है, ये ऊपर का स्टैंड है, ये थोड़े से न्यूक्लियोटाइड लटक रहे हैं, दूसरी साइड से आता है और लेट्स से थंब इज द अपर स्टैंड, ये नीचे वाला स्टैंड है। ये क्या करेगा, ये इसके साथ एग्जैक्टली यहाँ पे फिट बैठने की कोशिश करेगा। ये ऊपर से जुड़ गया और इसे नीचे न्यूक्लियोटाइड इसके साथ जुड़ गया। मैं कंपैरेटिवली यहाँ जुड़ा,
ये है स्टैगर्ड एंड का, ये लटक रहे हैं और ये डीएनए यहाँ के इसके साथ बॉन्डिंग बना के बैठा हुआ, राइट। दूसरी साइड से डीएनए में लाता हूं, उसका स्ट्रैंड है इस तरीके से, इसकी ये वाली साइड खाली है। अगर इसे मैं यहाँ पे जोड़ूं तो आराम से जुड़ जाएगा, है ना, क्योंकि इसके न्यूक्लियोटाइड के साथ आराम से बॉन्डिंग बना लेंगे, बनाएंगे ना। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ऐसा लेके चलूं, ये इसके साथ बॉन्डिंग है और दूसरे स्टैंड को जोड़ूं, ये इसके साथ बॉन्डिंग है, तो बीच के गैप को एडजस्ट करने में, बीच की रिफिलिंग करने के लिए, बीच में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को पॉलीमरेज करने के लिए ज्यादा एक्टिविटी हमें चाहिए। तो स्टिकी एंड का फायदा ये रहता है कि जैसे लॉक है, लॉक में सिर्फ चाबी डालो, सेट बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है। इसी तरीके से एक स्टैंड था जिसके दो, मतलब एक डीएनए है जिसके दो स्टैंड है, दोनों जो है बिल्कुल एक दूसरे से बॉन्डिंग करके चले हुए हैं। कुछ न्यूक्लियोटाइड है जो लटके हुए हैं, साथ में एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, वो न्यूक्लियोटाइड दूसरे स्टैंड के लिए बेस बन जाता है। तो उसके भी न्यूक्लियोटाइड थे, इसके भी न्यूक्लियोटाइड थे, दोनों आपस में बॉन्डिंग करके आराम से जुड़ गए। लेकिन अगर दोनों के ब्लंट एंड होंगे, मतलब इस तरीके से ब्लंट एंड, और दोनों को जोड़ना है, दैट्स मेक सर्टेन हार्डशिप, ठीक है। तो ये बता रहा है कि किस किस तरीके के स्टैगर्ड एंड और ब्लंट एंड जो है वो रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्रिएट कर सकते हैं। अब दोनों में समझ आ गई, स्टैगर्ड और जो ब्लंट एंड और स्टिकी एंड है, दोनों में क्या डिफरेंस है? किसी को है कोई डिफरेंस? ब्लंट का मतलब सीधा सीधा ऐसा डंडा लिया, सीधा काट दिया। ये है डीएनए और ये डीएनए को मैंने सीधा इधर काट दिया, बस बराबर है, दोनों स्टैंड बराबर है। जब दोनों स्टैंड बराबर होंगे तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अब मैं बार बार बोले जा रहा हूं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। कैसे रिकॉग्निशन सीक्वेंस? जो रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इनकी खासियत है, इनमें इनबिल्ट कैपेबिलिटी है कि ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को जाके काटते हैं। हमने सिर्फ पता करना होता है कि भाई ये वाला एंजाइम किस सीक्वेंस को काटता है। तो हमने बड़े सारे एंजाइम आइसोलेट किए हुए हैं और ये भी पता किया हुआ है कि कौन सा एंजाइम किस वाली सीक्वेंस पे एक्ट करता है। अब वो सीक्वेंस अलग हो सकती हैं, लेकिन सारी सीक्वेंस का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो पैलिड्रोमिक होती है, ठीक है। और यहां पे मैंने लिखी हुई है कि पैलिड्रोमिक सीक्वेंस। अब पैलिड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जब भी किसी भी सीक्वेंस के ऊपर एक्ट करेगा वो पैलिड्रोमिक सीक्वेंस होती है। और वो पैलिड्रोमिक सीक्वेंस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि चाहे आप उसे आगे से पढ़ो चाहे आप उसे पीछे से पढ़ो, दोनों की सीक्वेंस बराबर है। देखो TTAGCAC, TTAGCAG। इन शॉर्ट अगर आपके लेमैन है तो आप वर्ड मैडम पढ़ो, मैडम को इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, सेम लेटर आते हैं, है ना। MADAM, रिवर्स में पढ़ोगे MADAM। तो ये वो वाले सीक्वेंस के ऊपर एक्ट करता है जिसको आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो, दोनों साइड से सीक्वेंस सेम रहती है, राइट। अब हमारे डीएनए में ऐसी सीक्वेंस बड़ी सारी होंगी, ठीक, और हर एक सीक्वेंस के ऊपर एक अलग एंजाइम एक्ट करता है। ये मत सोचो कि ऐसी सीक्वेंस देखी तो ये वाला एंजाइम इधर भी कट कर देगा, इधर भी नहीं। डिपेंडिंग अपॉन द सीक्वेंस अलग अलग एंजाइम अलग अलग सीक्वेंस पे एक्ट करते हैं, लेकिन हाँ उनका एक फीचर सेम रहना चाहिए, वो पैलिड्रोमिक होनी चाहिए। न्यूक्लियोटाइड्स अलग हो सकते हैं लेकिन वो पैलिड्रोमिक होनी चाहिए। जब आप मिरर इमेज बोलो वो मिरर इमेज में रहना चाहिए। तो ये मैंने एक एग्जांपल देके यहाँ समझाया हुआ था कि देखो ये एंजाइम यहाँ पे कटिंग कर देगा और इस साइड से वो यहाँ पे कटिंग कर देगा। जब यहाँ से कटिंग करेगा तो एक स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटस के काम का नहीं है, ये निकल गया तो ये स्टिकी एंड बन जाता है। तो इस तरीके से जो रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये स्पेसिफिक साइट पे एक्ट कर सकता है। तो होपफुली मुझे लग रहा है कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैंने बोला रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता ही क्या है, वो वाला एंजाइम जो स्पेसिफिक साइट पे एक्ट करता है। स्पेसिफिक साइट अब मैंने बताई कौन सी होती है, जो पैलिड्रोमिक सीक्वेंस होती है। पैलिड्रोमिक सीक्वेंस कौन सी होती है, जो मिरर इमेज होती है। दूसरी भाषा में बोलो उसे 5' to 3' एंड पढ़ो तो भी सेम है, 3' एंड to 5' एंड पढ़ो तो भी सेम है। तो रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ऐसी सीक्वेंस को ढूंढता है
क्या सेम रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हर टाइप के पैलियोड्रोमिक सीक्वेंस के ऊपर एक्ट कर सकता है? नो। पैलियोड्रोमिक सीक्वेंस कैसी भी हो सकती है। जैसे अगर मैंने मैडम की एग्जांपल दी, तो अगर मैं मलयालम लिखूं, MALA, मलयालम, ठीक है, तो अब देखो इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, दोनों सेम है। तो मैडम और मलयालम दोनों सेम तो नहीं है, लेकिन दोनों की कॉमन करेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनके जो आधे लेटर्स हैं, देखो इधर को छोड़ो, MA दोनों बराबर आते हैं, इधर का देखो MALA दोनों का सेम है। तो कहता है कि जो पैलियोड्रोमिक सीक्वेंस है, ये मत सोच के चलो यही एक होगी, वो बड़ी सारी होंगी, उनके न्यूक्लियोटाइड्स भी अलग अलग हो सकते हैं, है ना। तो लेकिन सारी सीक्वेंस के ऊपर एक जैसा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट नहीं करता है, ये इसने बोला है। अब नॉमेनक्लेचर, अब मैं तो बोलता हूं भाई, जब मैंने पीछे दिखाया था, मैंने लिखा था कि यहाँ पे लिखा हुआ है हेमोफिलियस 3, उसे आगे जाके बताता हूं। अब आपके पास बड़े सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, तो आप उनके नाम तो दोगे ना कुछ, ऐसे तो हमें पजल हो जाएगा कौन सा किसका है। अब उसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है? तो जैसे हमारे घरों में बच्चा पैदा होता था, हम बोलते हैं भाई इस दिन पैदा हुआ, ये इसकी राशि है, स के ऊपर नाम रखो, ह के ऊपर नाम रखो, जो भी है। तो इनकी राशि हम लोग डिसाइड करते हैं। इनकी राशि कैसे डिसाइड करते हैं? सबसे पहले ये वाला एंजाइम जो निकालते हैं वो बैक्टीरिया से निकाला जाता है, ठीक है। आपको पता है कोई भी चीज होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसके दो नाम जरूरी हैं, एक जीनस, दूसरा स्पीशीज, ये तो पक्का पता है, ठीक है। इसके बाद अगर बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें आते हैं स्ट्रेन। क्या आते हैं? स्ट्रेन। अगर वर्टिब्रेट की बात करूं, वैरायटी कहते हैं, तो बैक्टीरिया में लिखे चलो स्ट्रेन, ठीक है। अब इन चीजों को दिमाग में रख के चलो, जो भी एंजाइम होगा, लेट्स से ये ये बैसिलस अमेलोलिकोपेंस है, जहां पे मैं सबसे आसान रखता हूं, ये है एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। अब देखो इसका नाम कैसे दिया होगा, ये मैं रट्टे पे नहीं जाऊंगा, यहीं पे समझा देता हूं। देखो एस्चेरिचिया कोलाई का ई कैपिटल, हमने एंजाइम का पहला नाम इधर दे दिया। सो जीनस का पहला लेटर एंजाइम का पहला लेटर बन जाता है। तो एस्चेरिचिया का ई यहां यूज हो गया। इसकी स्पीशीज क्या था? कोलाई। कोलाई का मतलब स्पीशीज के पहले दो लेटर इसके आगे के दो लेटर बन जाते हैं, समझे? तो जीनस का पहला लेटर एंजाइम का पहला लेटर, स्पीशीज के पहले दो लेटर एंजाइम के अगले दो लेटर बन गए। एग्जाम्पल मैं साथ साथ में बता रहा हूं क्योंकि इसे पढ़ने का फायदा नहीं, अगर यहां पे लिखा वो क्लियर है। फिर बात आती है कि इसकी वैरायटी, मतलब बैक्टीरिया में स्ट्रेन और जनरल लेमैन में बोला जाए इसकी वैरायटी। तो बैक्टीरिया के बड़े सारे स्ट्रेन होंगे, और हम जिस स्ट्रेन की बात कर रहे हैं ये RY स्ट्रेन है। कौन सा स्ट्रेन है? RY13 स्ट्रेन है इसका, क्योंकि बैक्टीरिया की तो बड़े सारे स्ट्रेन है, तो हर एक स्ट्रेन का नाम है। ये RY1 स्ट्रेन है, और RY का पहला जो लेटर है हम इसे दे देते हैं, ठीक है। तो पहला जीनस का, दो स्पीशीज के, फिर पहला लेटर एक स्ट्रेन का। अब लास्ट में जो मैंने यहां रोमन का 1 लिखा है, इधर रोमन का 1 है, इधर रोमन का 5 है, इधर रोमन का 1 है, ये क्या चीज है बच्चे? देखो एक बैक्टीरिया से हमने एक एंजाइम तो नहीं निकाला, ये तो श्योर है। एक बैक्टीरिया से हमने 2, 3, 4, 5, 10 बड़े सारे एंजाइम निकाले होंगे। तो लास्ट में एंजाइम के लास्ट में हम लोग रोमन में देते हैं कि भाई ये जो एंजाइम है ये आपने कितना नंबर निकाला था। क्या उस बैक्टीरिया से पहला एंजाइम यही निकला हुआ है? क्या उस बैक्टीरिया से ये चौथा एंजाइम निकला था? ये 5वां एंजाइम निकला था? डिपेंडिंग अपॉन उसका नंबर क्या था, हम उसके नंबर को आगे दे देते हैं। जैसे ये क्या बताता है, मैं क्लियर करके बताता हूं। ये क्या बताता है यहाँ पे कि भाई एस्चेरिचिया कोलाई का ये ई है जीनस, कोलाई का सी होगा स्पीशीज का, आर है उसका स्ट्रेन, और ये एस्चेरिचिया कोलाई का पहला एंजाइम है, मतलब जिसने पहली बार डिस्कवरी करके उससे से एंजाइम निकाला था वो ये वाला एंजाइम निकाला था, तभी रोमन में 1 लिखा हुआ है। ये ECORV मतलब सेम बैक्टीरिया है, क्योंकि सारा नाम इसका सेम है यही वाला, लेकिन ये 5वें नंबर पे निकला था, ठीक है, 5वें नंबर पे। आज से क्या पता आज पहला निकला हो, 5 साल के बाद 5वां निकला हो, तो क्या था ये 5वां एंजाइम था, तभी हमने 5 लिख दिया। ये समझ आई? ये तो बिल्कुल आसान नॉमेनक्लेचर है, और याद रखना नीड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद इंपॉर्टेंट है।
क्लियर है? एक और जीनस और स्पीशीज को छोड़ो, ये तो याद रहेगा कि पहला लेटर कैपिटल होता है जीनस का भी, स्पीशीज का जो स्मॉल है। याद रखना स्ट्रेन भी कैपिटल में आएगा, स्ट्रेन का लेटर स्मॉल में नहीं होता, स्ट्रेन का लेटर कैपिटल में होता है। दैट वाज ऑल अबाउट जो आपका आज का टॉपिक था, रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियोस एंजाइम क्या होता है, कितनी इसकी टाइप्स होती हैं, पैलियोट्रोपिक सीक्वेंस क्या होती है, और आगे ये इसका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से होता है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इन केस फिर भी डाउट होगा तो हम इसे बाद में डिस्कस